हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक फ्लो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ बेसिक सा डिफरेंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं क्या है इन दोनों के दरमियान बेसिक्स डिफरेंस। तो आइए देखते हैं। ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल्स फिक्स बाय लॉ। इसमें टोट में जो होता है ना, ड्यूटी उसमें फिक्स कर दिया जाता है लॉ के जरिए। ठीक है, इसमें लॉ जो है ड्यूटी फिक्स कर देता है टोट में। वहीं दूसरे साइड है कॉन्ट्रैक्ट का, ड्यूटी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज विथ म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे ड्यूटी कौन फिक्स कर रहा है? लॉ फिक्स कर रहा है। बट यहाँ पे जो ड्यूटी फिक्स किया जा रहा है वो दो पार्टीज के दरमियान किया जा रहा है, यानी कि दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें सारा ड्यूटी जो है फिक्स कर दिया जाता है कि उस ड्यूटी को कोई ब्रीच ना कर सके। ड्यूटी टूवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एवरी वन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट एवरी वंस राइट। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ड्यूटी है सोसाइटी के हर इंडिविजुअल के ऊपर, ये जो है ये फ़र्ज होता है कि वो अगले इंसान का जो है राइट्स को रिस्पेक्ट करे, उसको ब्रीच ना करे। ठीक है, यानी जियो और जीने दो, किसी को परेशान मत करो भैया। ये सबका ड्यूटी है कि दूसरे इंसान का राइट को वो रिस्पेक्ट करें। ड्यूटी लिमिट टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली। इसमें जो है ड्यूटी लिमिटेड होता है क्योंकि जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई उन दोनों के दरमियान ही ना ड्यूटी होगा, तो वो यहाँ पे जो है ड्यूटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे जो है अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, यहाँ पे क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेज। अब अनलिक्विडेटेड डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेज में क्या डिफरेंस है? अनलिक्विडेटेड डैमेज में ऐसा होता है, अगर डैमेज इसमें होता है तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि जज डिसाइड करेंगे कि कितना कंपनसेशन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे डैमेज अगर होता है तो कंपनसेशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान लिख दिया जाता है कि अगर ये डैमेज होता है आपके ज़रिए, आपके द्वारा, तो मुझे इतना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जज मेड लॉ, यहाँ पे जो है लॉ कौन बनाता है? जजेस बनाते हैं। इट इज़ कोडिफाई, और ये जो है ना कोडिफाई होता है। यानी कोडिफाई का मतलब वो होता है कि यहाँ पे ये के मतलब कि ये कहीं पे लिख दिया गया है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो आपको ऐसा सजा या कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के सेक्शन 11 में ये लिखा गया है कि कोई भी 18 साल के नीचे का उम्र का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, तो उसे कोडिफाई कहते हैं, कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है सेक्शन 11 में। पर्सन injured may be entitled for such damage which he has not actually suffered। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा जिसको एक्चुअल में डैमेज नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में सफ़र नहीं कर रहा है, बट वो जो है कंपनसेशन ले सकता है। अब कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को इंजर्ड नहीं होता है, अगर कोई किसी का जो है बदनामी भी करता है, ठीक है, कोई किसी का डिफेमेशन करता है, कोई किसी का मतलब रेपुटेशन ख़राब करता है, तो भी उसे एक्चुअल में डैमेज हो नहीं रहा है, उसको ना ही कट रहा है, ना ही इंजर्ड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, मगर उसको डैमेज हो रहा है। किस चीज़ का डैमेज हो रहा है? उसका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, तो उसमें भी वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? द पार्टी इज इंटाइटल ओनली फॉर एक्चुअल डैमेज। मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, इसमें एक्चुअल डैमेज का ही कंपनसेशन मिलेगा। अगर आप सोचिएगा कि आपको कुछ और चीज़ का नहीं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो अगर आप कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो वहाँ पर उस हिसाब से कंपनसेशन आपको मिलेगा। Tort is applicable on minor also, so a minor has right to claim the damage is case of tort। मैंने कहा ना अभी, यहाँ पे जो है ये माइनर पे भी एप्लीकेबल होता है, माइनर भी क्लेम कर सकता है टोर्ट में। ठीक है, एग्रीमेंट विथ माइनर इज नल एंड वॉइड। जी देखिए, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 18 साल के नीचे, यानी माइनर अगर कोई 18 साल के नीचे का लड़का अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो लीगल नहीं होगा कानून में। ठीक है, तो वो नल मीन्स होता है ज़ीरो, वो ज़ीरो कर दिया जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, यानी खारिज कर दिया जाएगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए लास्ट पॉइंट है ये, थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल लॉ सूट। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है जो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में? थर्ड पार्टी वो है, अगर किसी दो इंसान के अंदर झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उन दोनों के झगड़ा के दरमियान तीसरा जो पार्टी होता है वो भी सूट फाइल कर सकता है कि इन दोनों के झगड़े की वजह से, दोनों की वजह से मुझे जो है परेशानी हुई है, मुझे जो है नुकसान हुआ है, मुझे घाटा हुआ है। थर्ड पार्टी कहेगा मुझे नुकसान हुआ है, मुझे इंजर्ड हुआ है किसी भी तरह का,
तो वो सूट फाइल कर सकता है। तो थर्ड पार्टी भी इसमें जो है सूट फाइल कर सकता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, लास्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का, ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन फाइल अ सूट लो सूट। यानी यहाँ पे जो दो बंदे के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस वही दो बंदे के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही दो इंसान, यानी कि कोई ए है और एक बी है, इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई सूट फाइल करता है इन दोनों में से, तो ये दोनों में से कोई एक ही कर सकता है। अगर बी ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो एक सूट फाइल करेगा, और अगर ए ब्रीच करता है तो बी क्या करेगा, सूट फाइल करेगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों ही सिर्फ सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज और दूसरा कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है, उसको खारिज कर दिया जाएगा।